हेलो, कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा डिटेल व्यू अपने डेटा टाइप्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और वो कैसे-कैसे हम यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे उनके थोड़े इनबिल्ट फंक्शंस देखेंगे और उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अपने स्ट्रिंग डेटा टाइप से। तो हमारे पास जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्ट्रिंग होती है उसको या तो हम डबल कोट्स में डाल सकते हैं या फिर हम सिंगल कोट्स में डाल सकते हैं। तो जैसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसमें मैंने करण डाल दिया और एक दूसरी स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसमें मैंने चौधरी डाल दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दूँ जिसको हम कॉन्केटिनेशन भी बोलते हैं, तो वो हम एक सिंपल प्लस साइन की हेल्प से कर सकते हैं। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमारे पास आता है करण चौधरी विदाउट स्पेस, क्योंकि हमने यहाँ पे कहीं पे भी स्पेस नहीं डाला था। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में हमें स्पेस भी डालना है, तो स्पेस मैं ऐसे डाल सकता हूँ, अपने मैनुअली मैं स्पेस डाल सकता हूँ ऐसे, स्ट्रिंग प्लस स्पेस प्लस स्ट्रिंग टू। तो ये हमारा बीच में स्पेस भी डाल देगा। देखो जैसे यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं हम, करंट स्पेस चौधरी। अब हम अपनी स्ट्रिंग्स के रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं, उसके कुछ इनबिल्ट मेथड्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग। स्ट्रिंग में जो इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। जैसे हमारे पास 5 एलिमेंट है स्ट्रिंग में, ए बी सी डी जो भी हैं, तो टोटल मिला के जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक वर्ड है जिसमें सिर्फ 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर हम इस पे इसकी इंडेक्सिंग देखें तो इंडेक्सिंग होती है हमारी ज़ीरो बेस्ड। अब वो कैसे होगी? 0 1 2 3 4 तक होगी, क्योंकि ये टोटल मिला के 5 हो जाते हैं। तो इसी तरह से जैसे पहले हमारी स्ट्रिंग में क्या पड़ा था? करण। अब अगर हम हमारी स्ट्रिंग की ज़ीरोथ पोजीशन पे देखें, ज़ीरोथ इंडेक्स पे देखें, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास के आता है। अब दूसरा जो फंक्शन है वो है इज़ एल नम। इज़ एल नम हमारा चेक करता है कि हमारी स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं है। जो ये इज़ एल नम फंक्शन है, ये हमारा बुलियन टाइप का है। ये हमें या तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये हमें या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मैं मेरी स्ट्रिंग देखूं, फ़िलहाल मेरी स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक है, इसमें कोई भी न्यूमेरिक डिजिट नहीं है, तो इसलिए ये फ़िलहाल तो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक तो है ना एटलीस्ट। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन आता है वो आता है इज़ अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा चेक करता है कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फ़ाबेटिक है या नहीं है। तो अगर ये अल्फ़ाबेटिक होते हैं तो ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करता है, अगर ये अल्फ़ाबेटिक नहीं होते हैं हमारे कैरेक्टर्स तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के उसमें लूँ, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी स्ट्रिंग न्यू के नाम से, जिसमें मैं डाल रहा हूँ 1 2 और 3। अब अगर मैं चेक करूँ इसमें कि हमारे ये इज़ अल्फ़ा से कि ये हमारी स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक है या नहीं है, तो वो चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग न्यू डॉट इज़ अल्फ़ानम और 2 ब्रैकेट्स। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा ट्रू दे रहा है। अल्फ़ा नम पे ट्रू इसलिए दिया क्योंकि इसमें न्यूमेरिक हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इज़ अल्फ़ा पे सिर्फ इसको। तो हम यहाँ पे डालते हैं स्ट्रिंग न्यू डॉट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, ये हमें देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो हमारे कैरेक्टर्स हैं न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इसलिए। तीसरा फंक्शन जो इसमें आता है वो आता है इज़ डिजिट। ये सेम हमारा चेक करता है कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो डिजिट है या नहीं है, जो उसमें कैरेक्टर्स हैं वो डिजिट है या नहीं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, हम स्ट्रिंग न्यू में 1 2 3 पढ़ा था। अब हम इस पे इस डिजिट चेक कर लेते हैं। स्ट्रिंग न्यू इज़ डिजिट, तो ये हमें ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो 1 2 3 है ये हमारी डिजिट्स हैं। सेम अगर मैं पुरानी स्ट्रिंग में देखूँ, पुरानी स्ट्रिंग में हमारे सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स थे, तो जो हमारा इस डिजिट फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पे वो करेगा फॉल्स, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है। अब हमारे आते हैं दूसरा फंक्शन आता, उससे अगला फंक्शन आता है इज़ लोअर का। तो इज़ लोअर में चेक करता है कि जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में वो सारे लोअर केस हैं या नहीं है। फिलहाल जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक हमारा कैरेक्टर, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा कैपिटल लेटर है के, तो इसलिए हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद जो हमारा आता है फंक्शन वो आता है इज़ अपर। इज़ अपर देखता है कि हमारे जितने सारे कैरेक्टर्स हैं वो सारे अपर केस हैं या नहीं है, मतलब कि सारे अल्फ़ा कैपिटल लेटर्स हैं या नहीं है।
तो इसमें हमारे सारे तो कैपिटल लेटर्स नहीं है, सिर्फ हमारा 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा है सिर्फ वही है हमारा अल्फ़ाबेट, वो कैपिटल है, इसलिए ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है हमारा एज स्पेस। एज स्पेस चेक करेगा कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो स्पेस हैं या नहीं है। अब हमारे कैरेक्टर स्पेस तो नहीं है, तो इसलिए ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आता है इस टाइटल। इस टाइटल चेक करता है कि हमारे जो स्ट्रिंग है, हमारे जो वो कैरेक्टर्स हैं उनमें कोई टाइटल केस कैरेक्टर तो नहीं है। जैसे टाइटल केस कैरेक्टर कहने से मतलब है जो कि जैसे ये स्ट्रिंग है हमारे पास करण, तो इसमें जो के है वो कैपिटल है, तो ये हमारा टाइटल कैरेक्टर हो गया। तो फिलहाल तो हमारी स्ट्रिंग में टाइटल कैरेक्टर है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। फिर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आते हैं इसमें, एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद। तो एंड्स विद करता है ये है कि वो स्ट्रिंग को चेक करता है कि ये स्ट्रिंग क्या इस कैरेक्टर से एंड होती है या नहीं होती है। फिलहाल हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं एन से। तो एन से अगर हम देखें हमारी स्ट्रिंग क्या एंड होती है, यस, करण एन से एंड होता है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। सेम एज स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद में हम डालते हैं कि क्या इस कैरेक्टर से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे के से चेक कर रहे हैं, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमारे केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे एन की जगह कैपिटल एन लिख दूँ तो जो हमारे स्टार्ट्स विद फंक्शन है ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। अब हम आ जाते हैं हमारे बुलियन और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। ये हम ईडीए में यूज़ करते हैं क्योंकि इनसे हम थोड़े बहुत अपने लॉजिक्स बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये बेसिक है कि अगर इसमें दो चीज़ें आती है, या तो और आता है या फिर हमारा एंड आता है। तो और क्या करता है, अगर और के पास एक भी वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और एंड में इसका उल्टा होता है। अगर एंड के पास एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे हम इनकी आउटपुट देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स। एक ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। फिर है हमारे पास ट्रू और ट्रू, यहाँ पे तो दोनों ही ट्रू हैं तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास आ जाता है फॉल्स और फॉल्स। अब दोनों ही फॉल्स हैं, सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें और हमारा फॉल्स रिटर्न कर सकता है, तो ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमारा आ जाता है फॉल्स एंड फॉल्स। इस कंडीशन में हम एंड देख रहे हैं, एंड में अगर एक भी फॉल्स होता है तो फॉल्स ही होती है आउटपुट, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है ट्रू एंड ट्रू। अब सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें एंड ट्रू रिटर्न कर सकता है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस हमारे पास ट्रू हैं। ट्रू एंड ट्रू पे ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पे हमारा एक फॉल्स आ चुका है इसलिए ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, तो फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स। अब इसमें एक और चीज़ आती है नॉट। नॉट क्या करता है, जो भी आपकी ट्रू हो ट्रू को फॉल्स में बदल देता है, फॉल्स को ट्रू में बदल देता है, तो नॉट ट्रू फॉल्स। अगली जो हमारे पास आता है वो आता है लिस्ट और उसके मेथड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी एम्प्टी लिस्ट कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो एम्प्टी लिस्ट को डिफ़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं या तो लिस्ट या फिर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स। जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एक तो एम्प्टी लिस्ट, खाली लिस्ट लिख दिया तो वो एम्प्टी लिस्ट बना देगी, या फिर हम खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख दिया तो वो भी हमारे पास लिस्ट बना देगी जो कि एम्प्टी होगी, जिसमें कुछ नहीं होगा। दूसरा हमने देखा था कि लिस्ट में हम कैसे एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो जो हम एलिमेंट्स डालते हैं वो कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स डालते हैं अपने लिस्ट में, ठीक है। अब टाइप जो था हमारा, टाइप बताता था हमारा कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है। और एक चीज़ और देखी थी हमने कि हमारे लिस्ट में डिफरेंट डेटा टाइप्स या डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग है, फिर हमारे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, फिर हमारे पास कोई बुलियन वैल्यू। अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हमारे पास जो टाइप था लिस्ट 1 का वो था हमारे पास लिस्ट, और जो हमारे पास सेकेंड लिस्ट है उसमें अलग अलग हम टाइप का डेटा डाल पा रहे थे। फिर इसमें सबसे पहला एक हमारे पास आती है फंक्शन आता है अपेंड। अपेंड क्या करता है हमारे पास, अपेंड हमारे लिस्ट के एंड में जो कुछ एलिमेंट ऐड कर देता है, जो भी हम उसको इनपुट देते हैं वो इनपुट हमारी लिस्ट के एंड में डाल देता है वो। अभी फ़िलहाल अगर हम अपनी लिस्ट 1 देखें तो लिस्ट 1 में था 1 2 3 4 5। तो अगर हम इस पर अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ रही है 1 2 3 4 5 एंड 20, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास आता है, अगर हमें सिर्फ एक एलिमेंट ना डालना हो एंड में, हमें डालना हो 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे।
अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं लिस्ट वन डॉट अपेंड और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे डाल दें 30-40, पर अगर हम यहाँ पे देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम एलिमेंट्स डालते हैं वो तो लिस्ट बन जाता है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब इसका आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5 20 और एक जो पूरी लिस्ट है ये हमारे पास 30-40 एक पूरी लिस्ट बना रहा है। ये पूरी लिस्ट एज अ एलिमेंट ऐड हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि हम नहीं चाहते कि हमारे पास ऐसे पूरी लिस्ट अपेंड हो जाए, हम तो चाहते हैं कि जो दूसरी लिस्ट में एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स ऐड हो जाएं। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है एक्सटेंड। तो एक्सटेंड क्या करता है कि आपकी एक लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको उठाता है और दूसरी लिस्ट में ऐड कर देता है एज अ सेपरेटेड एलिमेंट्स। तो अगर हम अब अपनी आउटपुट देखें तो हमारे पास पहले क्या था, यहाँ तक थी 40 तक, और अब हमने ऐड क्या किया है 50 एंड 60। तो हमारे पास अब जो नई लिस्ट बन के आती है उसमें एंड में 50 और 60 अलग अलग एलिमेंट की तरह ऐड हो जाते हैं। फिर हमारे पास आता है सम, ठीक है। हम अपनी जो लिस्ट है उसका सम कर सकते हैं। उसमें फ़िलहाल मान लो हमारे पास लिस्ट में क्या है 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरी लिस्ट का मुझे सम दे दो कि इसमें कितना इसका टोटल सम क्या है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सम और ब्रैकेट्स में पास कर सकते हैं अपनी लिस्ट। तो फ़िलहाल मेरी उसका आता है 15, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि मान लो अभी तक तो हम अपेंड कर रहे थे, हम लास्ट में अपेंड कर पा रहे थे, पर अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लिस्ट में किसी एक स्पेसिफिक जगह पर अपेंड कर पाएँ या फिर इंसर्ट कर पाएँ, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है इंसर्ट। वो मैं मिस कर गया ऊपर, बट ये रहा, ठीक है। हम किसी भी गिवन पोजीशन पर अपनी लिस्ट में एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले होती है हमारी इंडेक्स, ठीक है, और फिर आता है हमारे पास एलिमेंट जो भी हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लिस्ट बनाऊँ न्यू लिस्ट के नाम से और जिसमें मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 10 तक डाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 की जगह ना मेरे पास 50 आ जाए, तो मैं लिखता हूँ न्यू लिस्ट इंसर्ट, और कहाँ पे क्या इंसर्ट करना है मुझे। इसमें इंडेक्सिंग कैसी थी, लिस्ट में भी 0 बेस इंडेक्सिंग थी। तो 2 की इंडेक्स पे क्या आएगा 1, 2 की इंडेक्स होगी 1 पे मुझे क्या डालना है 50 डालना है। तो मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ। और अब मैं अगर मेरी प्रिंट कराऊँ न्यू लिस्ट को तो मेरे पास क्या आउटपुट आती है ऐसे 1 50 2 3 ऐसे आता है। तो ये 2 से पहले सेकंड इंडेक्स पे हमारे पास इसने 50 डाल दिया है, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा बहुत इंडेक्सिंग का भी देख लेते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो जो हमारे पास लिस्ट है हम देख लेते हैं हमारे पास लिस्ट 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हमारे पास है 1 2 10 3 4 एंड 5। तो अगर मैं इसमें इसकी इंडेक्सिंग हम या तो नॉर्मल इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं एक एक इंडेक्स पास करके, दूसरा हम इसमें चेक कर सकते हैं हम रेंज बेस भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। रेंज बेस का कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे कॉलन पास कर रहे हैं तो ये हमें आउटपुट दे रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं कॉलन से पहले अगर कोई इंडेक्स लिख दूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, तो ये मुझे सेकंड इंडेक्स से शुरू करेगा मेरी लिस्ट को और एंड तक पहुँचा देगा ऐसे सेकंड एलिमेंट से 2 10 3 4 5, ठीक है। इससे पहले एक वो कर लेते हैं, यहाँ पे लिस्ट की आउटपुट ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है ऐसे। तो सेकंड इंडेक्स क्या बैठती है 0 1 2, ये सेकंड इंडेक्स है, यहाँ से शुरू करेगा और लास्ट तक दे देगा। अब मैं कहता हूँ 2 से मुझे सिर्फ फोर्थ इंडेक्स तक चाहिए, तो ये क्या करेगा 10 और 3 हमें इसने आउटपुट दिया कैसे। अब हमने तो यहाँ पे 4 लिखा है तो ये क्या करता है ना कि जो ये कॉलन के राइट साइड में लिखा होता है इसको ये एक्सक्लूड कर देता है। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से शुरू करेगा, फोर्थ इंडेक्स मेरी बैठती है यहाँ पे यानी कि फिफ्थ एलिमेंट, तो ये फिफ्थ एलिमेंट को एक्सक्लूड करेगा, उसको इंक्लूड नहीं करेगा। और मुझे फिफ्थ एलिमेंट इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा क्यों, मतलब कि फिफ्थ इंडेक्स तक, ठीक है, मतलब कि सिक्स्थ एलिमेंट तक। तो अब इसने यहाँ पे हमें एक रेंज बेस इंडेक्सिंग शो कर दी है, ठीक है। अपेंड हम देख चुके हैं। अब हमारे आता है पॉप मेथड। पॉप क्या करता है, पॉप आपकी लिस्ट में से ना अगर हम पॉप लिख रहे हैं खाली उसमें कोई हम इंडेक्स पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी लिस्ट में से
बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अपनी लिस्ट को डिफाइन करें, लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, तो अब अगर मैं इस पर पॉप चलाता हूँ तो ये हमें आउटपुट देगा 1 2 3 4। ये फिफ्थ जो 5 जो हमारा है इसको ये हटा देगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। देखो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसमें किसी स्पेसिफिक इंडेक्स से हमें हटाना है तो हम इसके अंदर वो इंडेक्स डाल देंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास लिस्ट बनी थी 1 2 3 4 5, इस पॉप करने ये वाले पॉप होने के बाद अब मैं कहता हूँ इसमें से मुझे सेकंड इंडेक्स हटानी है, तो 0 1 और 2, मतलब ये 3 को हटा देगा। 3 हटाने के बाद हमारे पास आती है 1 2 4, ठीक है। फिर आता है इसमें रिमूव। रिमूव ये करता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट सर्च करेगा और उस एलिमेंट को निकाल देगा, ठीक है। अब जैसे अगर मैं देखूं, मैं यहाँ पे लिस्ट दोबारा से डिफाइन कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब मैं कहता हूँ कि इसमें से भैया तुम 2 हटा दो, ठीक है। अब ये जो 2 हटाएगा तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए 1 3 4 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 लिखना था, हाँ अब ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट आया 1 3 4 5, इसने हमारे यहाँ पे से 2 हटा दिया। इंसर्ट पॉप और रिमूव में फ़र्क है, पॉप इंडेक्स लेता है और रिमूव हमारा एलिमेंट लेता है। अगला फंक्शन जो हमारे पास आता है वो आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है हमारे पास, इंडेक्स हमें जो, मान लो हमने कोई इसको एक एलिमेंट दिया तो वो जहाँ इसकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी उसकी हमें इंडेक्स दे देता है। ये इंडेक्स जो करता है वो एलिमेंट की इंडेक्स दे देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेरी लिस्ट डिफाइन करूँ, लिस्ट 1 के उसमें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट पास किया है। एलिमेंट मैंने क्या पास किया, 4। अब ये 4 हमें दिखाएगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी लिस्ट में, ठीक है। तो 1 हमारे 4 हैं यहाँ पे, तो इसकी इंडेक्स क्या होगी, इसकी इंडेक्स होगी 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे है। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो ये 4 को बता रहा है थर्ड पे। इसमें 2 पैरामीटर और डालते हैं, हम एक स्टार्ट डालते हैं और एक एंड डालते हैं, ठीक है। वो कंपलसरी नहीं होते हमारे पास डालने, ठीक है। फिर हमारे पास आता है काउंट। काउंट क्या करता है, हम एलिमेंट देते हैं उसका काउंट बताता है कि लिस्ट में कितना है। लाइक मेरे पास यहाँ लिस्ट है 1 2 3 4 5 और 1 1 1 1, तो 1 की अक्रेंस 5 है, मेरे पास 5 काउंट है 1 के। तो अगर मैं काउंट लिखूँ 1 का देखूँ तो वो आता है मेरे पास 5, ठीक है। फिर आता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, आपके लिस्ट को सॉर्ट कर देता है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। या फिर अगर डिक्रीजिंग में करना है तो वो भी हो जाता है। फिर हमारे पास आता है रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, आपके लिस्ट को रिवर्स कर देता है। फिर हमारे पास आता है, अब आता है हमारे पास सेट, ठीक है। सेट में हम देखते हैं कि हम अपना एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन करते हैं। तो एम्प्टी सेट डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं खाली सेट। जैसे लिस्ट में हम लिस्ट लिखते थे, सेट में हम सेट लिख देंगे, ठीक है। तो वो हमारा एम्प्टी सेट डिफाइन कर देगा, ठीक। अब दूसरी चीज़, अगर हमें देखना हो कि इसमें हम इसके ब्रैकेट्स की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से कैसे कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं एम्प्टी इज इक्वल्स टू, ऐसे भी हम एम्प्टी सेट अपना डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर हमने देखा था लास्ट में कि हम सेट को कैसे बना सकते हैं, तो हम लिस्ट से सेट बना सकते हैं दूसरा, या फिर हम इसमें कर्ली ब्रेसेस में कोमा सेपरेट एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इसमें सेट में एक फंक्शन आता है हमारे पास ऐड। ऐड क्या करता है, ऐड हमारा एलिमेंट ऐड करता है सेट के लास्ट में, ठीक है। फिलहाल मेरा सेट में क्या था 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ पे ऐड में डाला 6, तो ये क्या करेगा मेरे 1 2 3 4 5 6 कर देगा मेरे सेट को, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमें रिटर्न करता है किसी भी दो सेट पे हम अप्लाई करते हैं और उनमें जो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हमें सिर्फ वो रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेट 1 में है मेरे पास 1 2 3 4 5, सेट 2 में है मेरे पास 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो है मेरे पास 4 और 5, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर में भी 4 और 5 आ रहे हैं। फिर इसमें एक इसका वेरिएशन है इंटरसेक्शन फंक्शन का, इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। ये क्या करता है, जिस भी सेट से इसको कॉल किया जाता है उस सेट को ये अपडेट भी कर देता है साथ के साथ।
अब देखो यहाँ पे मैंने सेट 1 से अगर इसको कॉल किया है ना इंटरसेक्शन अपडेट को, तो ये सेट 1 को मेरे अपडेट कर देगा। किससे अपडेट कर देगा? कॉमन एलिमेंट से अपडेट कर देगा। तो हम यहाँ पे अगर हमारे सेट 1 के आउटपुट भी देखें तो वो भी हमारे पास 4,5 आ रही है, क्योंकि मेरा सेट 1 अपडेट हो चुका है। सेम एज यूनियन। यूनियन क्या करता है? यूनियन हमारे दो सेट को जोड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4 5, दूसरे सेट में 4 5 6 7 8। तो जो मेरा यूनियन लगाने के बाद आंसर आने वाला है वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मेरे पास आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या करता है? जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेट 1 लिया, सेट 2 लिया, इसमें एलिमेंट्स जैसे हम पहले एलिमेंट्स ले रहे थे, ठीक है। तो सेट 1 हमें ना डिफरेंस डिफरेंस जो है ना हमें दो सेट का डिफरेंस रिटर्न करेगा। सिर्फ वो एलिमेंट्स रिटर्न करेगा जो एक सेट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेट 1 डॉट डिफरेंस, सेट 1 से डिफरेंस कॉल कर रहा हूँ, सेट 2 में डिफरेंस देख रहा हूँ, तो सेट 2 में कौन कौन से एलिमेंट नहीं है सेट 1 के, वो बताएगा ये। कौन कौन से नहीं है? 1 2 3 नहीं है, तो ये 1 2 3 यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया। सेम एज डिफरेंस अपडेट, ये मेरे सेट 1 को अपडेट कर देगा डिफरेंस से। फिर देखते हैं हम अपनी डिक्शनरी को। डिक्शनरी में हमने लास्ट में देखा था कि इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो की पेयर के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। कि एक होती है हमारी की, उससे एसोसिएटेड होती है एक वैल्यू, और की पेयर में हम अलग अलग डेटा टाइप भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हम अपनी की के ऊपर इटरेट करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा फॉर की। मैं कोई एक वेरिएबल है की, तो यहाँ पे सिर्फ एक डिक्शनरी में मैं मेरी कीज़ ले रहा हूँ, ठीक है, और उनको प्रिंट करा रहा हूँ। तो मेरी कीज़ क्या क्या थी? ए थी, बी थी और सी थी, ठीक है। सेम हम लूप लगा सकते हैं वैल्यूज़ के ऊपर भी डिक्शनरी में, ठीक है। तो वैल्यूज़ के ऊपर कैसे लग सकता है? तो उसको हम लिखते हैं डॉट वैल्यूज़ के हिसाब से, ठीक है। डॉट वैल्यूज़ हमारा वैल्यूज़ देता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पे जाऊँ, एक वेरिएबल ले लिया फॉर लूप लगा के वैल्यू, और मैंने वैल्यू की वैल्यू कहाँ से आ रही है? डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ से आ रही है। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या थी? 1 2 3 थी, तो यहाँ पे आ गई मेरी 1 2 3। फिर आती है हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरी। हमारे डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नेस्टेड डिक्शनरी। ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो खुद एक अपने आप में डिक्शनरी है। सेम एज मेरे पास जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, वो भी मेरे पास अपने आप में एक डिक्शनरी है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। अब हम अगर ये देखें कि नेस्टेड डिक्शनरी में मुझे ये वैल्यू चाहिए 1, तो ये मैं कैसे लिखूँगा? तो देखो नेस्टेड डिक्शनरी में ये करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें ए पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 जो है ये पूरी एक डिक्शनरी में है, और वो डिक्शनरी की क्या है? वो ए है। अब इस 1 की क्या है? वो बी है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बी, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर से एग्जीक्यूट होगा यहाँ से। अगर हम इनके एग्जीक्यूशन देखें तो सारे एग्जीक्यूशन सेम है, ठीक है। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे वर्क करता है और उसको हम कैसे लिखते हैं। और हम देखेंगे अपने फंक्शंस के बारे में। हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस कैसे हम लिखते हैं, फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, फंक्शन काम कैसे करते हैं। धन्यवाद।